हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक अलग तरह का एक प्रयोग करने जा रहा हूँ मैं। और ये जो होगा ये ऑडियो लेक्चर होगा, ओनली वन ऑडियो लेक्चर। बस इसको आप लोग हेडफोन लगाइए और इसको आराम से सुनिए। ये जो ऑडियो लेक्चर होगा ये बायोलॉजी का होगा, ठीक है। ये बायोलॉजी का ऑडियो लेक्चर होगा। तो इसको क्या करना है, ईयरफोन लगाइए और इसको सुनिएगा, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीपीटी बना पाने में अभी मैं असमर्थ हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऑडियो में ही रिकॉर्ड करूँ। काम करते हुए या फिर कुछ भी करते हुए आप लोग इसको ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो होता है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जो शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था उन्होंने लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। कौन किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक का लेटर है, एक बायोस होता है जिसका मतलब लाइफ होता है, और एक लोगस होता है जिसका मतलब स्टडी होता है, यानी कि अध्ययन होता है। और जंतु विज्ञान जो होता है ना, जंतु विज्ञान उसका जो मतलब उसके फादर किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी का जो होता है वो उसको अरिस्टोटले यानी कि अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है। पहले जीव विज्ञान के इस सीरीज में हम करेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? तो जो हमारे अंदर जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उसको विभिन्न एंजाइमों में तथा जल की जो उपस्थिति में उसको क्या किया जाता है कि उसको मतलब कॉम्प्लेक्स जो भोजन होता है उसको सरल छोटे छोटे जो भोज्य पदार्थों में विघटित कर दिया जाता है, उसको पाचन कहा जाता है, ठीक है। भोजन का जो पाचन है 5 तरीके से होता है, 5 चरणों में होता है। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है, फिर भोजन का स्वांगीकरण होता है जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं, और फिर भोजन का क्या किया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भोजन का अंतर्ग्रहण क्या है। इंजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि भोजन को मुख गुहा के अंदर, जैसे कि मुंह में जो जैसे ही भोजन को रखते हैं, धारण करते हैं, वो भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन का जो पाचन अब कैसे होता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भोजन का पाचन कैसे करेंगे। तो भोजन का पाचन जो होता है ना, मानव के पाचन तंत्र कैसे होते हैं, एक आहार नाल के द्वारा होता है और एक सहायक पाचन अंग होते हैं, ठीक है, जिसको आहार नाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, और दूसरा जो है वो पाचन 2 तरीके में होता है, जो दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है। आहार नाल में कौन कौन से भाग आ जाएंगे, जिसके द्वारा हम लोग भोजन को अंदर की तरफ उसको अमाशय, अग्नाशय, उसको अमाशय और फिर बड़ी आंत छोटी आंत में पहुंचाते हैं। उसको कैसे भोजन वहां तक मतलब हो पाता है, कैसे भोजन का पाचन हो पाता है। तो सबसे पहले आहार नाल। तो आहार नाल में हम 3-4 चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि मुख गुहा होता है, जैसे बैकल कैविटी, जैसे मुंह में मुंह का जो भाग होता है बैकल कैविटी होता है। ग्रसनी जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो भोजन अंदर की तरफ जाता है। फिर एक होता है ओसियोफोगस होता है, ग्रास नली, जिसके द्वारा अंदर जाता है भोजन। फिर अमाशय में जाता है जिसको स्टोमक बोलते हैं। फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। और सहायक पाचन तंत्र, ये तो आहार नाल का भाग हो गया, लेकिन इस भोजन को पचाने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, और भी सहायक पाचक अंग है। जैसे कि कौन कौन सा है, तो लीवर भी हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। फिर दांत है हमारा, फिर उसके बाद से जीभ है, फिर उसके बाद से हमारा पैनक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय है। आहार नाल क्या होता है, तो ये एक लंबी नालिका होती है, ठीक है, जो मुख गुहा से गुदा तक फैली रहती है, यानी कि जो मुंह से ले करके और जहाँ पे मतलब गुदा द्वार होता है वहाँ तक ये फैली हुई एक आहार नाल। इसमें मतलब सारा चीज़ आ गया, ठीक है। आहार नाल में मुख गुहा आ गया, ग्रसनी आ गया, ग्रास नली आ गया, अमाशय आ गया, छोटी आंत आ गया, बड़ी आंत आ गया, ये सब आ गए, ठीक है। तो मनुष्य की जो आहार नाल का लगभग लंबाई अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो लंबाई कितना होता है, तो 30 फीट होता है। कितना होता है? 30 फीट लंबी होती है। मुख गुहा जो होता है यानी कि बक्कल कैविटी जिसको किसको बोलेंगे। अब आहार नाल में पहला पॉइंट ये है कि मुख गुहा क्या है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है, मुख गुहा से ही भोजन का पाचन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली जो लार ग्रंथियाँ जो होती है वो भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक होती है, तथा जो जीभ होता है, जीभ और जो दांत होता है ना, मुख गुहा के अंदर जो क्या होता है कि यांत्रिक पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। कैसे? जैसे कि मुख जहाँ पे जहाँ पे मुख जो होता है, जहाँ पे मुंह खुलता है, जैसे ही मुंह खोलें हम, तो जो अंदर का जो भाग होता है उसे मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा के जो ऊपरी वाला भाग जो होता है ना, दांत के और ऊपर जाइएगा तो उसको तालू बोलते हैं, ठीक है। और तालू के जो निचला जो भाग होता है
मतलब जो तालु जिसमें रहता है उसके ऊपरी और निचले भाग को हम जबड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुख गुहा में कौन कौन सा चीज़ होता है, तो जीभ होते हैं, दांत होते हैं, और इस गुहा का जो आधार जो क्या होता है वो पेशीय जिह्वा का बना होता है। ठीक है, ये मतलब इसमें मांसपेशी टाइप का एक होता है जो खाद्य पदार्थों को निगलने में क्या करता है, मदद करता है। जो देखते होंगे ना कंठ के नीचे को वो होता है वॉल्व टाइप का होता है जो खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करता है, जो टॉन्सिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुख गुहा में आते ही जो भोजन जो होता है वो क्या होता है, वो भोजन आते ही क्या होता है कि लार ग्रंथियों से मिल जाता है, और लार ग्रंथियों से मतलब निकलता है। लार जो होता है ना वो हल्का सा अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है। लार जो क्या करता है, भोजन को रसदार बनाता है, यानी कि रसदार बनाता है और गीला बनाता है और स्वादिष्ट भी बनाता है लार। तो इसलिए लार हमारे मतलब जो मुंह में जो लार होता है वो भोजन को रसदार और गीला बनाता है और स्वादिष्ट भी बनाता है। लार में अगर पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पॉलीसैकेराइड एंजाइम पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड एंजाइम क्या होता है, तो ये पॉलीसैकेराइड एंजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया की कोशिका जो भित्ति होती है ना, जो भी विषाणु होते हैं उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। लार का जो स्राव जो होता है तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम से ये नर्वस कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा रहता है। ठीक है, और मनुष्य का लार में पूछा जा सकता है कि कितना % पानी पाया जाता है, तो 99% पानी और 1% एंजाइम पाया जाता है। लार में ये भी पूछा जा सकता है कि एंजाइम कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन एक वीकर एंजाइम होता है जो क्या करता है, वीकर एंजाइम किसको बोलते हैं, जो भोजन का जो स्टार्च होता है जिसको मंड बोला जाता है ये शर्करा के रूप में बदल देता है। ठीक है, और इसे सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। लाइसोजाइम जो होता है, एक तो टाइलिन हो गया लार में, एक होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो भी लार में पाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि लार में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो मनुष्य में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो एक का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, एक पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। तो सब लिंगुअल जो ग्लैंड होता है ये ग्रंथ जो जीभ जो होता है ना, जीभ के दोनों ओर एक एक की संख्या में रहता है। आप लोग जीभ को ऊपर उठाइएगा तो नीचे की तरफ एक लहसुन के दाने के टाइप का एक होता है। ठीक है, दोनों साइड में, तो वो होता है सब लिंगुअल ग्लैंड उसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक संख्या में होता है। ठीक है, ये 2 हो गया, मतलब एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद से दूसरा लार ग्रंथि ये होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड में यह क्या होता है, ये जबड़े के मध्य में, जबड़ा जो होता है उसके मध्य में मैक्जिला अस्थि के दोनों ओर एक एक संख्या में स्थित होती है। ठीक है, तो जबड़े के मध्य में थोड़ा सा और आगे आप लोग मुंह खोल करके देखिएगा, जबड़ा के मध्य में ये एक एक संख्या में पाई जाती है। तो 2 ये भी हो गया, और एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये हमारे कान के पास स्थित होती है। आप लोग जब मतलब भोजन को चबाते हैं तो कान के पास ऐसा फील होता है कि वहाँ पे भी एक वो होता है, उसको ग्लैंड होता है, उसको पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है मनुष्य में, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, तो क्या होता है ना, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। आप लोगों ने गलसुआ का नाम सुना होगा, तो गलसुआ जो होता है ना ये पैरामिक्सोमो एक वायरस होती है, उसके द्वारा फैलाई गई ये बीमारी है जिसमें पैरोटिड में सूजन। यहीं जो पैरोटिड कान के पास जो ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये क्या करता है कि यहीं पे वो सूजन व जलन करके क्या करता है, दर्द देने लगता है, जिसको हम लोग गलसुआ, जिसको मम्स बोलते हैं। और ये फैलाता कौन है, ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। मुख गुहा में जो लार जो होता है वो टाइलिन, एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है और एक एमाइलेज होता है। ठीक है, टाइलिन को ही हम लोग एमाइलेज के नाम से जानते हैं, टाइलिन ही होता है, एमाइलेज को जानते हैं। ठीक है, टाइलिन एंजाइम जो क्या करता है, वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और तथा स्टार्च को जो क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। भोज्य पदार्थ के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को ये मारने का भी काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, मुंह में अगर मतलब कोई भोजन रखें हम, ठीक है, तो उसके साथ जो बैक्टीरिया है उसको भी मारने का काम, जीवाणुओं को मारने का काम कौन सा करता है, ये लाइसोजाइम करता है। मुख गुहा में जो क्या होता है कि अल्प मात्रा में मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, पारा भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दांत भी आ गए, इसी का भाग है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं,
तो दांत जो होता है वो दांत, सबसे पहले दांत का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो दांत के सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसको इनेमल के नाम से जानते हैं। इनेमल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग अगर पूछा जाए, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? वो इनेमल होता है। और सबसे मजबूत भाग क्या होता है? तो जबड़ा होता है। ठीक है, इनेमल के नीचे जो होता है कैल्शियम की एक परत पाई जाती है, कैल्शियम की एक परत पाई जाती है जिसे डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, डेंटाइन जो होता है उसके नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है। मज्जा गुहा में रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएँ पाई जाती है। मनुष्य के दांत में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के दांत में 3 भाग होते हैं। एक सबसे पहले जिसको ऊपरी भाग को हम लोग क्राउन बोलते हैं, निचले मध्य के भाग को नेक बोलते हैं और निचला भाग को रूट बोलते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ा जो होता है उसके ऊपर निकला रहता है शिखर या सिर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग सीखे कि सबसे ऊपरी परत इनेमल होता है, फिर उसके नीचे डेंटिन होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है कि पल्प भी पाया जाता है, फिर गम्स जो अगल बगल जो होता है वो होता है, फिर उसके नीचे बोन होता है, फिर रूट कैनाल होता है और रूट कैनाल के पास ही क्या होता है? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं जो जहाँ पे दर्द होता है। इसलिए ऊपर वाला भाग इनेमल कठोर होता है, वहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे वजह से वहाँ पे ब्लड भी नहीं रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब दर्द का महसूस हो। ठीक है, और ये आप लोग समझ सकते हैं कि दांत की जो विशेषताएं पाई जाती है। मनुष्य एक विषमदंती प्राणी होता है। विषमदंती उसको बोलते हैं जिसमें एक समान दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सभी दांत एक समान नहीं पाए तो 32 दांत पाए जाते हैं। और इन दांतों के जो प्रकार है वो कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्रचवर्णक होता है, पश्चवर्णक होता है। ठीक है, कृंतक जो होता है ना, ऊपर 4 होते हैं, नीचे मतलब ऊपर 4 नीचे भी 4, रत्नक भी ऊपर 4 नीचे 4, सॉरी रत्नक जो होता है कैनाइन जो होता है ऊपर 2 नीचे भी 2, अग्रचवर्णक होता है ऊपर 4 नीचे 4, पश्चवर्णक जिसको मोलर बोलते हैं ये क्या होता है कि 3 दांत इसको पश्चवर्णक में कहलाते हैं जो भोजन को पीसने के काम में आते हैं। ऊपर 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। ठीक है, और टोटल मिलाकर के 32 पाए जाते हैं। मनुष्य में जो 12 दांत होते हैं अस्थाई दांत होते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं, तथा 20 दांत जो होते हैं अस्थाई होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, तो तीसरे चवर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकल जाता है। ठीक है, जीभ के बारे में अब समझेंगे। दांत से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही आएगा कठोर कौन सा होता है और दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, अस्थाई दांत कितने होते हैं और अस्थाई दांत कितने होते हैं। ठीक है, जीभ के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीभ क्या होता है। तो जीभ जो होता है यह एक प्रकार का मतलब ये भोजन को जो यांत्रिक पाचन के रूप में ये सहायता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, जीभ के ऊपर एक ये पाया जाता है स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जिसको स्वाद कलिका बोलते हैं। ठीक है, जो टेस्ट वेसल्स टाइप का कुछ होता है वो टेस्ट करता है। ठीक है, भोजन का स्वाद, जैसे कि आगे वाला जो जीभ का भाग होता है उसको क्या उससे मतलब मिठास लगता है, तो आगे मीठा होगा तो पीछे क्या होगा, कड़वा होगा। ठीक है, पीछे से जो पश्च भाग से और पार्श्व भाग जिसको बोलते हैं वहाँ से खट्टेपन, यानी कि जहाँ पे सबसे पीछे की ओर थोड़ा सा दोनों साइड में पार्श्व भाग जो होता है वहाँ से खट्टेपन का स्वाद आता है, तथा आगे जो मतलब आगे वाला जो भाग है जहाँ पे मीठा है उसके जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट साइड दोनों साइड में क्या नमकीन साल्टी होता है। जीभ की गति अपनी गति के द्वारा भोजन को क्या करती है, निगलने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है। ग्रसनी जो होता है मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी भोजन निगलने व श्वास लेने के लिए समान मार्ग होता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं और भोजन निगलते हैं, दोनों एक ही होता है। और क्या होता है कि इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक जो होता है निगल द्वार जिसको गलेट बोलते हैं, यह ग्रास नाली में खुलता है, और एक कंठ द्वार होता है, तो कंठ द्वार यह श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ठीक है, कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। और मनुष्य जब भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि यह पट्टी जो कंठ द्वार को बंद कर देती है, ढक देती है। ठीक है, जिससे भोजन जो है श्वास नली में नहीं जा पाता है। कभी कभी क्या होता है ये जो पट्टी जो होता है ना बंद नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है भोजन का जो कण है वो कभी कभी कंठ द्वार में श्वास नली में चला जाता है, जिससे क्या होता है हम लोग को जिसको सरकना बोलते हैं। ठीक है, वो ज़ोर ज़ोर से इंसान सरकने लगता है खांसने लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से होता है।
तो फिर उसके बाद से ग्रास नली होता है। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर की एक कार्टिलेज की बनी हुई, जो ग्रसनी के नीचे का जो भाग होता है, जो आप लोग एक पाइप देखे होइएगा जिसमें रिंग रिंग टाइप का होता है, गोला गोला टाइप का होता है, तो वो जो होता है ना वो कार्टिलेज का बना होता है, जिसमें लचीलेपन की क्षमता होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिससे वजह से क्या होता है ना कि, और यह जो है वो ये अमाशय से जोड़ती है, अमाशय से जुड़ती है। इस वजह से भोजन क्या होता है, आसानी से अंदर चला जाता है, भोजन जो होता है वो आसानी से अंदर चला जाता है, और ये लचीला होता है। भोजन के फैलते ही ये क्या होता है, सुरंग की तरह होता है। इसमें मतलब क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, जिसे ही हम लोग पेरिस्टोलिस कहते हैं, क्रमानुकुंचन बोलते हैं, ठीक है। और ग्रास नली जो होता है ना, ग्रसनी के बाद जो ग्रास नली होता है उसमें कोई भी प्रकार की पाचन नहीं होती है। ग्रास नली की जो दीवार, अगर पूछा जाए कि वो कैसा होता है, तो ये क्या होता है, संकुचनशील होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। और इस दीवारों में क्या पाया जाता है, एक म्यूकस टाइप का पाया जाता है, श्लेष्म ग्रंथियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये चिकना बनाती है भोजन को, जैसे ग्रीस आप लोग समझ सकते हैं, ग्रीस टाइप का मतलब, लेकिन उतना भी ग्रीस नहीं होता है, आप लोग मतलब माड़ टाइप का ऐसा कुछ बोल सकते हैं, म्यूकस होता है, ठीक है, जो भोजन को क्या चिकना बनाता है ताकि भोजन आसानी से अंदर चला जाए, ठीक है। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, ये याद रखिएगा। ग्रसनी से फिर भोजन पहुंच गया ग्रास नली में, ठीक है। सबसे पहले मुंह में उसका मतलब टाइलिन और एमाइलेज और मतलब यहाँ पे उसका पाचन हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद से मतलब लार ग्रंथियों के द्वारा उसका पाचन हुआ, ठीक है। कौन कौन सा है, तो वो क्या है, टाइलिन है और एमाइलेज है और लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम का काम क्या है, विषाणु, वो क्या होता है, जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। और क्या होता है, वहाँ से भोजन कहाँ पहुँचा, ग्रसनी में, फैरिंग्स के बाद भोजन कहाँ पहुँचा, ग्रास नली में। ग्रास नली में आ गया। अब क्या होगा कि ग्रास नली में भोजन आया तो ग्रास नली से भोजन पहुँचता है कहाँ, सीधे अग्नाशय में। ग्रास नली क्या होता है, ग्रसनी से आमाशय के बीच की दूरी को जो मतलब वो भोजन को लेके जाता है उसको ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। ग्रास नली सीधे चला आया अमाशय में। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो होता है वो मुखगुआ में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो मुखगुआ में होता है, लेकिन ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुखगुआ में होता है। अब क्या होता है कि अमाशय जो होता है, अमाशय 31 सेंटीमीटर भोजन ग्रास नली के द्वारा भोजन अंदर तक आया तो 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा रचना होती है। अमाशय में भोजन पहुंचने के बाद अमाशय की ऑक्सिंटिक सेल से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना शक्तिशाली होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ निकलता है, अमाशय में निकलता है। और अमाशय में क्या पाया जाता है, मतलब यहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, ये ऑक्सिंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। ऑक्सिंटिक सेल याद रखिएगा, ऑक्सिंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और ये क्या करता है, कंकड़ पत्थर को गलाकर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और निष्क्रिय जो एंजाइम जो होते हैं ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना एक्टिव होता है और इतना मजबूत होता है कि एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। अमाशय में पाचन जो होता है वो फैट और प्रोटीन का होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं जठर रस। जठर रस जो होता है, जठर रस में क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, द्वितीय अम्लजन कोशिका पाई जाती है, मुख्य या जाइमेज जोन कोशिकाएं पाई जाती है। लार से जो सना हुआ भोजन होता है उसको बोलस कहलाता है। लार से सना हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अर्ध तरल भोजन अमाशय के बाद को काइम कहते हैं। अर्ध तरल भोजन जो होता है वो अमाशय के बाद को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। यानी जो भोजन जो होता है उसको तरल प्रदान कर देता है, और वो उसके बाद जो भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त रूप से उसको काइम बोलेंगे। और मुंह में जो भोजन हम लोगों ने चबाया है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिन का पाचन कहाँ पे होता है, अमाशय में ही होता है। पेप्सिन को वो प्रोटीन में बदल देता है, और प्रोटीन में बदलने के बाद पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है, और ये जब प्रोटीन का जो पाचन करके पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन क्या होता है, तो रेनिन भी अमाशय में ही पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये केसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, इसको उसका ये पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है फैट को क्या करता है कि फैट को पचाता है।
और जो म्यूसिन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उतना भी अच्छा भी नहीं है, शरीर की आंत कोशिकाओं को वो क्षति पहुंचाती है, इस वजह से उसको वो किया जाता है, म्यूसिन करता है। ठीक है, अब क्या है ना कि अब देखते हैं हम कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है, मुख गुहा में होता है। ठीक है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस का स्रावण होता है। अमाशय में क्या जठर ग्रंथि, जैसे मैंने बताया, जिसमें पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम पाई जाती है। पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। रेनिन जो दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होता है उसको, दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन केसिन होता है उसको पचाने में सहायक होता है। म्यूसिन अमाशय की आंतरिक दीवारों पर क्या करती है? एक परत बना देती है जो हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव से रक्षा करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और जो अमाशय जो होता है वो किस आकृति का होता है? तो जे आकृति का होता है। ठीक है, और ये पेशीय थैली होता है जिसकी पेशियाँ क्या करती है? संकुचित होती है। ठीक है, और अंकुचन होता है। ठीक है, और संकुच मतलब ये क्या होता है? फ्लैक्चुएट होते रहता है, यानी कि फूलना पचकना, जिससे क्या होता है? भोजन को ये पीसने में, भोजन को मतलब मथने में, ये सब क्या करता है? पचाने में पूर्ण काम करता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये क्या होता है? ग्रहणी की ओर इसको फिर ये क्या करता है? धकेलती है। ठीक है, ये ग्रहणी की ओर फिर क्या करती है? इसको धकेलती है। ग्रहणी क्या होता है? तो आंत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको ग्रहणी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन कहाँ आया? मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद में से कहाँ आया? मुख गुहा के बाद से आया आपको मुख गुहा के बाद से आया ग्रासनली में। ग्रासनली नहीं, ग्रसनी में आया। मुख गुहा के बाद ग्रसनी में आया। ग्रसनी के बाद क्या हुआ कि ग्रासनली में आया। ग्रासनली के बाद अमाशय में आया, और अमाशय के बाद कहाँ जा रहा है? ड्यूडेनम में जा रहा है, यानी कि उसको ग्रहणी बोलते हैं। ये आंत में, छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, और क्या होता है? अमाशय तथा ग्रहणी के जो बीच होता है, यानी कि जो एस्टोमैक होता है, एस्टोमैक और जो ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी के बीच जो पाया जाता है एक प्रकार का पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है। पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है जो क्या करता है? भोज्य पदार्थों जो होता है ना उसको, जैसे कि अमाशय में, तो अमाशय से भेज दिया ग्रहणी में, लेकिन ग्रहणी से क्या होगा? ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वापस नहीं जाने देने के लिए एक पाइलोरिक वॉल्व लगा रहता है। ठीक है, वो वापस नहीं जाने देता है। और वहीं कभी कभी पाइलोरिक वॉल्व क्या होता है कि मतलब वो नहीं रुक पाता है, मतलब बंद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उल्टी जो होता है ना, वही पाइलोरिक वॉल्व बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उल्टी होता है। भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? ग्रहणी में मतलब ये जाने तो देता है लेकिन वापस उसको नहीं आने देता है। रेनिन जो होता है वो एंजाइम नवजात शिशु में पाया जाता है जो दूध को पचाने में मदद करता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तथा प्रोटीन और वसा यानी कि प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। कौन कौन से यहाँ पे वो पाए जाते हैं? जठर रस कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है और गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। ठीक है, इसके अगले ऑडियो में हम छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे। चलिए, अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।